बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईयर के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विद रिगार्ड टू मिनार डिजीज़। मिनार डिजीज़ के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। ऑप्शन 1 में लिखा है कि ये 30 से लेकर 40 ईयर के दरमियान में होता है, मिडिल एज का डिजीज़ है, तो अल्फ़ा ऑप्शन तो ठीक है। बीटा को देखते हैं। बीटा में लिखा है कि ये ट्रायड है, हाइपर एक्यूसिस का, वर्टाइगो का, टिनाइटस का। हाइपर एक्यूसिस मिनार डिजीज़ में नहीं होती। हाइपर एक्यूसिस का मतलब है इंक्रीज्ड हियरिंग, हाइटेंड हियरिंग या इंक्रीज शार्पनेस, एक्यूटनेस ऑफ द वॉइस। और ये आपको किस में देखने को मिलती है? फेशियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलती है, जब स्टैपिडिया रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। ओके, या ऑटोस्क्लेरोसिस वगैरह में भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायड होता है वो एपिसोडिक वर्टाइगो है, टिनाइटस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। चार्ली की तरफ चलते हैं तो उसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल होते हैं। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें आप साल्ट की डाइट को कम कर दो, कैफीन की इनटेक को कम कर दो, स्मोकिंग को छोड़ दो। जबकि मेडिकल के अंदर थायराइड को ऐड कर दो। अब थायराइड को ऐड इसलिए कर रहे हैं और लो साल्ट डाइट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक थ्योरी ये पेश की गई थी कि जो मिनार डिजीज़ हैं उसमें वेस्टिबुलर लबायरंथ के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। ओके, इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। डेल्टा को देखते हैं। ऑडियोमेट्री में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव नहीं होगा। लास्ट देखते हैं ड्रॉप अटैक। यस, जो पेशेंट लेट स्टेज के होते हैं तो वेस्टिबुलर टोन को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉप अटैक काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिजीनेस इंक्लूड। ओके, जब भी आपने डिजीनेस की हिस्ट्री लेनी है तो आपने क्या करना है, वर्टाइगो को लाइट हेडेडनेस से डिफ्रेंशिएट करना है। अब वर्टाइगो होता क्या है? वर्टाइगो एबनॉर्मल फीलिंग ऑफ मूवमेंट होती है, जिसको आप हेलोसिनेशन ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे आप उसको फेंटनेस या लाइट हेडेडनेस से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हेलोसिनेशन ऑफ मूवमेंट है कि मूवमेंट नहीं हो पा रही। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वर्टाइगो, लेकिन नॉर्मली स्पिनिंग होता है, रोटेटरी होता है। पेशेंट कह रहा है कि मैं खुद ब खुद चक्कर खा रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद जैसे ही आपने वर्टाइगो को देख लेना है, फिर आपने इसको डायग्नोसिस करना है। ओके, लाइक आपने करना है, देखना है कि कौन कौन से एसोसिएटेड फैक्टर है, लाइक पाल्पिटेशन, टिनाइटस, हियरिंग लॉस, एयर पेन या हेडेक, ये सारे आपने देख लेने हैं। ओके, और फाइनली आपने पेशेंट की इंक्वायरी देखनी है कि जो पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो वो लेबरेंथाइटिस को इंडिकेट करता है। ओके, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसकी वजह से वर्टिब्रोबैसिलर इनसफिशेंसी हो सकती है। अगर हार्ट डिजीज़ है तो उसकी वजह से कार्डिक एरिथमिया हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो डिजीनेस या वर्टाइगो है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकती है। ओके, यानी आपको मैंने सारे बता दिए। तो यहाँ पर इन सब से डिजीनेस हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। जो डिजीनेस या वर्टाइगो वैसे एक ही चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा सारी ही ठीक है, यानी मिनार डिजीज़ में भी हो सकती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी हो सकती है, कार्डिक एरिथमिया में भी हो सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ और माइग्रेन वगैरह इनके अंदर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेबरेंथाइटिस के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहला है इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लेबरेंथाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लबायरंथ या इनर ईयर या ओटाइटिस इंटरना भी कहते हैं। तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से आता है। बीटा को देखते हैं। ओके, तो ये भी ठीक है क्योंकि जो लेबरेंथाइटिस वाले पेशेंट हो गए उनमें वर्टाइगो और हियरिंग लॉस होगा। नंबर 3 देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है निस्टैग्मस टुवर्ड्स द अफेक्टेड आई। अब यहाँ पर जो निस्टैग्मस होता है वो अफेक्टेड आई के बजाय अनअफेक्टेड आई की तरफ होता है। डेल्टा देख लेते हैं। वेस्टिबुलर सप्रेसेंट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट। तो ठीक है, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट या सीडेटिव यूज़ करते हैं और एंटीमेटिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं ताकि सिम्प्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कर सके। रेस्ट करेंगे, कंजर्वेटिव मेजर्स करेंगे तो जो लेबरेंथाइटिस है वो 1 से लेकर 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। अगर वायरल कॉजेस है तब आपने क्या यूज़ करनी है, आपने स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करनी है। और एलिफेंट है रिस्पिरेटरी या वायरसेस या बैक्टीरिया से हो सकता है। यस, ये बहुत सारी पैथोजेंस की वजह से हो सकता है। वायरसेस में रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीस वायरस है, जबकि बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह ये सब स्पीशीज़ आ जाएगा। आगे है विद रिगार्ड टू द वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस ये पेरिफेरल वेस्टिबुलर पाथवे का डिसऑर्डर है। तो उसके बारे में क्या बातें ठीक है? पहला है लाइक लेबरेंथाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस फॉलो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन।
अब वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और लेबरेंथाइटिस ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज की जाती है। ओके ठीक है, किसी जगह पर इन दोनों को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है। जो लेबरेंथाइटिस है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होगा, ये बात तो मान लेती है, लेकिन जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का जो काज है अभी तक हमें नहीं पता चला। अब जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व होती है, और इस जो वेस्टिबुलर नर्व है ये बैलेंस के लिए होती है। दैट इज़ वाई इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग एंड वर्टाइगो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, इट अफेक्ट वुमेन मोर ऑफन देन मैन। ओके तो जो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, कोई जेंडर प्रीडोमिनेंस नहीं है। चार्ली को देखते हैं, अगर उसको ठीक ना किया गया तो ये परमानेंट डेफनेस कराएगा। पहली बात है कि जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है ये वेस्टिबुलर नर्व का अफेक्ट करता है। वेस्टिबुलर नर्व का हियरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और जो मेन सिम्टम हो गए वो नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो है। ओके ठीक हो गया। डेल्टा की तरफ चलते हैं, निस्टैग्मस पे भी टुवर्ड्स द अफेक्टेड एयर। तो जो निस्टैग्मस होगा वो कहाँ होगा, लेबरेंथाइटिस में भी और वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस में भी जो पेशेंट होता है उसका निस्टैग्मस अनअफेक्टेड एयर की तरफ होता है। निस्टैग्मस की जो डायरेक्शन होती है वो फास्ट कंपोनेंट की लाइन में होती है। इसके बाद लास्ट है एलिफेंट ऑप्शन, एंटीवायरल ड्रग्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ओके अब हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का कॉज क्या होता है, तो एंटीवायरल ड्रग्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्टेरॉइड वगैरह को यूज़ कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर। नेक्स्ट चलते हैं विद रिगार्ड टू द रैमसी हंट सिंड्रोम या हर्पीज जोस्टर ओटिकस। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इट मे प्रेजेंट विद फेशियल पाल्सी, हियरिंग लॉस एंड वर्टाइगो। अब रैमसे हंट सिंड्रोम में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एक साइड पर पेशेंट के यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस होती है, पाल्सी होती है, उसी सेम साइड पे हियरिंग लॉस होता है, और उसी सेम साइड पे एयर का पेन होता है जो कि रेडिएटिंग कर रहा होता है आउटवर्ड। ओके इसके अलावा एरिथ्रोमेटस वेसिकल्स होती है एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल के अंदर, और पीना के अंदर भी एरिथ्रोमेटस वेसिकल्स होती है। पेशेंट में वर्टाइगो भी हो सकता है, टिनाइटिस भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है जब अपने माउथ को ओपन करता है। तो अल्फा ऑप्शन तो ठीक है। बीटा को देख लेते हैं। अब बेल पाल्सी से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बेल पाल्सी और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप देखते हैं क्यूटेनियस लीजन्स इन द एयर केनाल, एक्सटर्नल अकोस्टिक केनाल, तो उसको सिंपल ऑटोस्कोप से देख सकते हैं। चार्ली की तरफ देखते हैं एडिनो वायरस की वजह से होता है, नहीं ये हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 3 वायरस की वजह से होता है। डेल्टा देखते हैं, इट मे बी ट्रीटेड विद एसाइक्लोवीर एंड प्रेडिनिसोलोन। चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो उसको एंटीवायरल मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और स्टेरॉइड वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा वेस्टिबुलर सप्रेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्टिबुलर सप्रेसेंट वेस्टिबुलर डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और वेस्टिबुलर डिसफंक्शन के 3 सिम्टम होते हैं, रट्टा मार लो, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग, वीवीएन, इससे रट्टा मार लो। एलिफेंट की तरफ आते हैं, इट हैज एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, 99% पेशेंट रीगेन प्री मॉर्बिड फेशियल नर्व फंक्शन। तो इसका क्या होगा कि ट्रीटमेंट, इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है, इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट नहीं होता। एक मतलब फेशियल नर्व ख़राब हो गई है, ओके, तो फिर इसको वापस रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके तो ये वापस करना बहुत मुश्किल है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, BPPV के बारे में क्या बातें ठीक है। तो नंबर 1 है कि BPV चूँकि ये वेस्टिबुलर पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे वर्टाइगो होगा स्पेसिफिकली हेड की स्पेसिफिक पोजीशन में। नेक्स्ट चलते हैं, जो सिम्पटम है उसको एलिसिट करने के लिए डिल हाल पाइक मैनूवर यूज़ करती है, जबकि उसको ट्रीट करने के लिए एप्ली मैनूवर यूज़ करते हैं। इसको रट्टा मार लेना। अब ये वो मैनूवर है जिसमें पेशेंट एग्जामिनेशन के बेड पर सिट करता है, और एग्जामिनेशन पेशेंट को जेंटली सपोर्ट करता है और कहता है कि आप अपनी कमर पे लेट जाए और आपका हेड एक साइड पे हो और बेड के एंड पर हैंग हो रहा हो, लटक रहा हो बेड के नीचे, और पेशेंट फिर निस्टैग्मस को चेक करेगा। पॉजिटिव टेस्ट में पेशेंट वर्टाइगो और निस्टैग्मस को कंप्लेन करेगा जब वो अपने हेड को मूव करवाता है। ओके चार्ली को देख लेते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओटोलिथ मूविंग विद इन द सेमी सर्कुलर केनाल। तो ये वाला ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। अब ये डिस्क्राइब करती है कि जो स्मॉल कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स होती है वो सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रही होती है। जैसे ही कुछ सडन मूवमेंट होती है तो वो नेचुरल एंडोलिम्फ के फ्लो को ख़राब कर देती है और टाइनी हेयर की स्टिमुलेशन करवा देती है, जो कि एफरंट नर्व के आफरंट होती है, वेस्टिबुलर नर्व के आफरंट होती है। डैट इज़ वाई
कि ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही पेशेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपना फेस टर्न करता है तो उसको सडन वर्टाइगो का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल फ्रीली फ्लोट है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। ओके, डेल्टा की तरफ आते हैं, एप्ली मनूवर्स उसको ठीक करते हैं। अब ये वो मनूवर है जिसमें हम कहते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि अपने हेड को मूव करे और बॉडी को मूव करे स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, और एप्ली मनूवर हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो डेपोजिट हुए हैं उनको मूव करवा सके। अब ये मनूवर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है दो कंडीशन के अंदर। पहला है आर्थराइटिक नेक डिजीज और दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक स्ट्रोक है। ओके, तो इसमें स्पेसिफिक हेड और बॉडी की पोजीशंस को हम ओरिएंटेड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट ऑप्शन है बीपीवी कैन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इंस्पेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ निस्टैग्मस। तो बीपीवी में होता ये है कि ये बात तो ठीक है, रोटेटरी हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस होता है। रोटेटरी हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू हेड मूवमेंट। ओके, तो ये वाला जो निस्टैग्मस होता है ये आपको डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ठीक हो गया कि जो आप देख सकते हो कि किस डायरेक्शन के अंदर या कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की पोजीशन क्या है। ओके, क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पर रोटेटरी हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अकोस्टिक न्यूरोमा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो ये वेस्टिबुलर नर्व श्वान सेल का ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर है। ओके, इसकी बात है कि चूंकि ये बिनाइन ट्यूमर है तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। चार्ली की तरफ आते हैं। चार्ली में है कि हेयरिंग लॉस और वर्टाइगो होगा। ओके, अब यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस होता है। अब कौन सा हेयरिंग लॉस होगा आपको पहले से पता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, और वर्टाइगो भी कभी कभार हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं डेल्टा की तरफ। तो उसको कीमोथेरेपी से ट्रीट करती है। एमआरआई इमेजिंग के बाद यानी एमआरआई किया है तो उसकी सर्जिकल एक्सजन और रेडियोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी नहीं करते होते। लास्ट ऑप्शन है इसके इंसिडेंस लिखा हुआ है जो कि ठीक है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है? ऑटोटॉक्सिक ड्रग मीन ऐसी ड्रग जो कि कान के लिए नुकसानदेह होती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड बहुत ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक होती है, दैट इज़ वाई दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेनाइड डिजीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम ओके बीटा की तरफ। कीमोथेरेपी वाली कुछ कीमोथेरेपी जो कि कैंसर में इस्तेमाल होती है लाइक सिस्प्लेटिन, वह भी ऑटोटॉक्सिक होती है। सिमेटिडीन एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो कि ऑटोटॉक्सिक नहीं होती। एस्पिरिन ये भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, इसको बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खास तौर पे वायरल इन्फेक्शन वाले में, क्योंकि यहाँ पर राई सिंड्रोम हो सकता है। क्यूनिन ये भी ऑटोटॉक्सिक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ओके, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के कॉजेज में क्या क्या होगा? तो क्या कौन कौन से हैं? अल्फा और डेल्टा ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। कोलिस्टीटोमा एबनॉर्मल बिनाइन ग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल की, एबनॉर्मल बिनाइन ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी आप इसको कह सकते हो स्किन इन रॉन्ग प्लेस, और ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवाती है। अकोस्टिक न्यूरोमा श्वान सेल जो कि वेस्टिबुलर नर्व को सराउंड कर रही होती है, उनका ट्यूमर होता है। द ट्यूमर ऑफ द या न्यूप्लाज्म ऑफ द श्वान सेल सराउंडिंग द वेस्टिबुलर नर्व इज कॉल्ड अकोस्टिक न्यूरोमा। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करवाएगा। चार्ली देखते हैं प्रेसबाइकोसिस। प्रेसबाइकोसिस नेचुरल डीजेनरेशन ऑफ हेयरिंग है विद द एज, और ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में नहीं आता, ये डेफिनेटली सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ऑटोसेक्लोरिसिस ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा होती है, और यहाँ पे प्रोग्रेसिव कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होती है। अगर ये कॉक्लिया को इन्वॉल्व करेगा तो ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस पे करवा देगा। ओके, अब होता ये है कि यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्मॉल ओसिकल बोन्स की इन द मिडल ईयर, जिसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाती है। ओके, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। बीपीवी वर्टाइगो करवाएगा लेकिन कभी भी हेयरिंग लॉस नहीं करवाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट फॉर एक्सेस सीरोमिन और ईयर वैक्स इंक्लूड। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला है रेगुलर यूज़ ऑफ कॉटन बड। अब कॉटन बड यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉटन बड है ये एयर वैक्स को और पीछे धकेल देते हैं, ना कि उसको निकालने के लिए। इसके बाद है बीटा देख लेते हैं, यूज़ ऑफ सीरोमिनोलिटिक एजेंट। जो सीरोमिनोलिटिक एजेंट है यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर सीरोमिन की वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा है एयर वैक्स की वजह से, तो हम इरिगेशन यूज़ करते हैं। सॉरी, बीटा बात कर रहा था, इरिगेशन यूज़ करते हैं। जबकि सीरोमिनोलिटिक एजेंट में सिंपल ओलिव ऑयल है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है टू सॉफ्ट एयर वैक्स। डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में क्या होगा कि अगर हम ऑटोस्कोप से देखेंगे ओके, और इसको ऑटो माइक्रोस्कोप से रिमूव करेंगे तो ये भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ब्लाइंड रिमूवल इन प्राइमरी केस, ब्लाइंड रिमूवल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। 11 की तरफ चलते हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंट विद डीप बोरिंग एयर पेन एंड रेड इन्फ्लेम्ड एयर कैनाल एंड पिना। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके,
तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? देखो HIV है, डैट मीन्स के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो वहाँ पर नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना या मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना है, और नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना का मोस्ट कॉमन पैथोजन सूडोमोनास होता है। इसको ट्रीट करने के लिए रेस्ट और टॉपिकल हाइजीन नहीं देते, बल्कि ये सीरियस कंडीशन है, तो यहाँ पर लोकल डीब्राइडमेंट करते हैं और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक देते हैं। डेल्टा की तरफ आते हैं कि इंसिडेंस लिखा हुआ है, तो उसको देख लेना इंसिडेंस वगैरह। नेक्स्ट हम चलते हैं एलिफेंट की तरफ। एलिफेंट में यह है कि द कंडीशन में कॉज फेशियल पाल्सी। ओके, अगर ये फेशियल पाल्सी हो गया तो पेशेंट का पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में क्या बात ठीक है? ओके, नॉर्मली जो ह्यूमन ईयर है वो 20 से 20 के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता होता है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन जो अपर एक्सट्रीम है इस रेंज की, वो एज के साथ साथ कम होती रहती है। द डीजनरेशन ऑफ हियरिंग विद द एज इज कॉल्ड प्रेसबाइकोसिस। तो अल्फा तो ठीक है, बीटा को देख लेते हैं। इम्प्लांट वर्क बाय एम्पलीफाइंग साउंड। जो हियरिंग एड होती है वो एम्पलीफाइंग साउंड से काम करती है, लेकिन जो कोक्लियर इम्प्लांट है ये कोक्लियर नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है, यानी ये नेचुरल कंडक्टिव प्रोसेस को बाईपास कर देती है। अब कोक्लियर इम्प्लांट के पास 3 चीज़ें होती है, माइक्रोफोन, प्रोसेसर, स्टिमुलेटर। जो स्टिमुलेटर है वो रखते हैं कोक्लियर अपरेटस के ऊपर, और वो इलेक्ट्रिकली कोक्लियर को स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया। चार्ली की तरफ आते हैं, तो चार्ली में लिखा है कि कोक्लियर इम्प्लांट्स आर यूज्ड इन पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। कोक्लियर इम्प्लांट उन पेशेंट में रिजर्व किए जाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ, जिनमें मॉडरेट टू प्रोफाउंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। ओके, माइल्ड टू मॉडरेट वगैरह नहीं होगा। ओके, अब माइल्ड टू मॉडरेट है तब तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो काम कर रहा है, यानी हमारा सेंसरी और न्यूरल मैकेनिज्म तो काम कर रहा है। डेल्टा की तरफ आते हैं, ऐसे पेशेंट जो कोक्लियर इम्प्लांट को रिसीव करते हैं तो उनमें मेनिंजाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांट लेने की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ वाई मेनिंजाइटिस हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न पेशेंट शुड रिसीव द न्यूमोकोकल वैक्सीन। एलिफेंट की तरफ चलते हैं। प्रोफाउंड डेफनेस इज कॉन्जेनिटल इन नेचर। ओके, जो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ वाई कि अगर बेबीज़ है या यंग चिल्ड्रन है उनके अंदर हियरिंग लॉस को आपने जल्द जल्द पता चलाना है। अगर डिलेड हो गया तो प्रोग्नोसिस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 13 की तरफ चलते हैं। प्रेसबाइकोसिस के बारे में क्या बातें ठीक है? तो अल्फा ऑप्शन है कि ये इसका अफ्रो कैरिबियन ओरिजिन ज़्यादा होता है। अब इसको छोड़ दो, इंसिडेंस वाले तो बेकार होता है। बीटा को देख लेते हैं। यूनिलैटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस स्टार्टिंग विद द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हालांकि प्रेसबाइकोसिस में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है और स्टार्ट भी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बाईलैटरल होता है, यूनिलैटरल नहीं होता। ओके, यूनिलैटरल नहीं होता। जो मेन इन्वेस्टिगेशन होती है इसके अंदर वो PTA होती है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है। चार्ली की बात करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हियरिंग एड यूज़ करते हैं। हियरिंग एड साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं, डेट इज़ वाई कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा की तरफ चलते हैं कि जो पेशेंट है इस कंडीशन में तो उनकी रिड्यूस एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये बात ठीक है। नॉर्मल जो स्पीच होती है वो 2 टाइप की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। जो वोवल्स होती है लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जबकि कॉन्सोनेंट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। चूँकि प्रेसबाइकोसिस में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उड़ जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। एलिफेंट की बात करते हैं, इसका जो इटियोलॉजी है वो टाइनी हेयर सेल की डिजेनरेशन होती है। यस, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है, एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर है लाइक हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, सैचुरेटेड फैट, ये भी आ जाती है। कॉजेज ऑफ टीनाइटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो टीनाइटिस के कॉजेज में क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 फ्यूरासिमाइड। फ्यूरासिमाइड ऑटोटॉक्सिक ड्रग है जो कि हाई डोज में टीनाइटिस करवा देती है। एक्सपोजर टू द लाउड साउंड। अगर लाउड साउंड का एक्सपोजर होगा तो वह ट्रांजिएंट टीनाइटिस करवा सकता है। लाइक अगर आप एक कमरे से बाहर निकले हो जहाँ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था और उस कमरे में चले गए हो जो बिल्कुल खामोश है, तो आपको टीनाइटिस फील हो सकता है। तो लाउड नॉइस के एक्सपोजर की वजह से नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस भी हो सकता है। BPV एक वेस्टिबुलर प्रॉब्लम है, यहाँ पे VVN होगा, वर्टाइगोनोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। ओके, टीनाइटिस हियरिंग से रिलेटेड है, टीनाइटिस क्या हियरिंग से रिलेटेड है। ओके, तो ये कोक्लियर नर्व को अफेक्ट नहीं करता, डेट इज़ वाई कि टीनाइटिस नहीं होगा। मिनार डिजीज़ क्या होगा? मिनार डिजीज़ में 3 चीज़ें होती है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टीनाइटिस और
वर्टाइगो। ओके, ठीक हो गया। वर्टाइगो किस क्यों होता है? वेस्टिबुलर टिनाइटस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस कोक्लियर नर्व को अफेक्ट करने की वजह से होते हैं। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस टिनाइटस करवा सकता है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो कॉज होता है वो स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज वगैरह भी होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन वगैरह। 15 की तरफ चलते हैं। ऑटो इम्यून हियरिंग लॉस है, तो कौन सी ट्रीटमेंट ठीक है? तो ऑटो इम्यून हियरिंग लॉस, इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? सब एक्यूट हियरिंग लॉस करते हैं, चेक करते हैं। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि ये सडन ट्रोमैटिक हियरिंग लॉस की वजह से हो सकता है, लेकिन इसका ऑनसेट फास्ट भी हो सकता है, लाइक प्रेसबाइकोसिस है। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा? ग्रेजुअल बाइलैटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। आगे बीटा की बात करते हैं। अब चूंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है तो स्टेरॉइड हम यूज़ कर सकते हैं। चार्ली की तरफ आते हैं। फ्लक्चुएटिंग सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टिनाइटस और वर्टाइगो है। अब ये वाला मिनार डिजीज़ की चीज़ें बता रहे हैं। ओके, ठीक है, यानी मिनार डिजीज़ में भी ये चीज़ें होती है, इसमें भी ये चीज़ें होगी, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग सिम्टम है वो आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी। मिनार डिजीज़ में फ्लक्चुएटिंग सिम्टम नहीं होते। आगे है कि ये मोर कॉमन इन मैन है, तो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो वुमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट ऑप्शन है इम्यूनोसप्रेशन में भी हेल्पफुल। यस, इम्यूनोसप्रेशन काम की हो सकती है, लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथोट्रिक्सेट, एज़िथियोप्रिन। विद रिगार्ड्स टू मास्टोइडाइटिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहला है इट कैन डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो जो मास्टोइडाइटिस होती है ये मिडल ईयर की कॉम्प्लिकेशन होती है। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से भी हो सकती है और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी हो सकती है। बीटा की तरफ चलते हैं। अगर इसको ना ठीक किया गया तो ये मेनिंजाइटिस और फेशियल नर्व पाल्सी कर सकता है। ओके, सही है। चार्ली की देखते हैं। चार्ली की बात करते हैं। एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल कल्चर करेगा इससे पहले। मेनिंजोटॉमी शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू रिस्क ऑफ फर्दर इन्फेक्शन। मेनिंजोटॉमी एक यूजफुल सर्जिकल इंटरवेंशन है ताकि पेन को रिमूव कर सके। और लास्ट है मास्टोइडाइटिस इज एन इंडिकेशन फॉर मास्टोइडेक्टमी। मास्टोइडाइटिस की वजह से सब पेरियोस्टल एब्सेस हो सकती है और ब्रेन एब्सेस और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। दैट इज़ वाई कि मास्टोइडेक्टमी एक थेरापेटिक इंटरवेंशन होती है। ओके, प्रोफाइलेक्टिक नहीं बल्कि थेरापेटिक होती है। चूँकि ये इसमें रिस्क नहीं है तो पेशेंट को हम बता देंगे कि फेशियल डिफॉर्मिटी, यानी कहने का मतलब इसमें रिस्क होते हैं सर्जरी में, तो हम बता देंगे कि फेशियल डिफॉर्मिटी हो सकती है आफ्टर सर्जरी। 17 की तरफ चलते हैं। विद रिगार्ड्स टू कोलिस्टीटोटोमा द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कोलिस्टीटोटोमा के बारे में क्या बात ठीक है? तो कोलिस्टीटोटोमा स्क्विमस एपिथेलियम की वजह से होता है, जो कि टेम्पोरल और मास्टोइड बोन में एबनॉर्मली फाउंड होती है। ओके, ठीक हो गया। और ये एक्सप्लेन करा कॉन्जेनिटल कोलिस्टीटोटोमा को। कॉन्जेनिटल कोलिस्टीटोमा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। अगर स्क्वेमस एपिथेलियम की रेप्लिकेशन हो तो वो बोन की डिस्ट्रक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से एवास्कुलर साइनसिस बनना शुरू हो जाएगी। चार्ले की बात करते हैं। मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा की बात करते हैं। पेनफुल डिस्चार्ज। अब कोलिस्टीटोटोमा में डिस्चार्ज होती है कान से और हेयरिंग लॉस भी होता है, लेकिन वो पेन लेस होती है। अगर पेन है तो कोई और इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही है। ट्रीटमेंट सिस्टमिक एंटीबायोटिक नहीं है। अब स्क्वेमस एपिथेलियम एबनॉर्मली लोकेटेड है कि इसके अंदर बोन के अंदर, दैट इज़ वाई कि इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, और जब कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो एंटीबायोटिक्स पहुंच भी नहीं सकती। तो इसका मेन ट्रीटमेंट होगा कोलिस्टीटोटोमा को सर्जिकली रिमूव करो। विद रिगार्ड टू ओटोसेक्लोरोसिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ओटोसेक्लोरोसिस हैज़ नो एथनिक प्रीडोमिनेंस, कहते हैं कॉकेशियन में ज़्यादा होती है। ओटोसेक्लोरोसिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन एट द एंड्स ऑफ स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर, जिसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, इसके बाद है ओटोसेक्लोरोसिस में नॉर्मली कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, लेकिन ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस पे करवा सकता है। इट में भी इनहेरिटेड जेनेटिकली, या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से। मेनिंजोटॉमी प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। अब जो मेनिंजोटॉमी होती है वो मिडल ईयर के प्रेशर को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाय ओटाइटिस मीडिया, जबकि ओटोसेक्लोरोसिस के ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मेजर्स हो गए, लाइक हियरिंग एड यूज़ करे, या सर्जिकल इंटरवेंशन में स्टेपिडेक्टमी होगा। स्टेपिडेक्टमी में जो एबनॉर्मल स्टेपीज है उसको निकालेंगे, उसको प्रोस्थोसिस से रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव साउंड कंडक्शन होती है। ओटोसेक्लोरोसिस फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है विद रिगार्ड्स टू द पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला। तो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला के बारे में क्या बात ठीक है? तो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला क्या होता है? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है किसके दरमियान? इनर ईयर और आउटर ईयर के दरमियान। ये तो बात समझ आ जाती है। ओके, यानी ये एबनॉर्मल कनेक्शन होती है बिटवीन द इनर पेरिलिम्फेटिक स्पेस और मास्टोइड और मिडल ईयर, इनके दरमियान में होती है। बीटा की बात करते हैं कि इट चीफली प्रेजेंट विद द डिस्चार्ज
अच्छा, अल्फा ऑप्शन गलत है। इनर और आउटर ईयर में नहीं, बल्कि ये इनर पेरिलिम्फेटिक स्पेस और मास्टोइड या मिडल ईयर, इनकी कम्युनिकेशन को बोलते हैं। ओके, बीटा को बता रहा था कि बीटा डिस्चार्ज होती है। पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला है, तो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला में क्या होगा, टिनाइटस होगा, वर्टाइगो होगा, ओके, हेयरिंग लॉस होगा, सेंस ऑफ फुलनेस होती है, कोई विजिबल डिस्चार्ज वगैरह नहीं होती। दैट इज़ वाई कि आप पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला को मिनाइड डिजीज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। चार्ली की बात करते हैं, ऑडियोमेट्री में सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। डेल्टा की बात करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ द ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डैमेज, ओके, यानी जो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला है इसमें कॉर्डल टिम्परा नर्व डैमेज हो जाएगी ड्यूरिंग द सर्जरी। दैट इज़ वाई कि जो पेशेंट है वो रिकवर तो हो जाती है, लेकिन उनमें टेस्ट की सेंसेशन खराब हो जाती है। 20 MCQ की बात करते हैं, विद रिगार्ड्स टू द टिम्पैनिक परफोरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला है कि जो टिम्पैनिक परफोरेशन होती है सर्जरी के बाद होती है, टिम्पैनिक परफोरेशन इन्फेक्शन के बाद होती है, टाइटस ओटाइटिया मीडिया के बाद होती है, क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया के बाद होती है। ट्रॉमा और सर्जरी करवा सकते हैं लेकिन बहुत कम। आगे, इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं करना। जो टिम्पैनिक परफोरेशन होती है खुद ब खुद हील कर जाती है। कंजर्वेटिव अप्रोच बेस्ट है। हीयरिंग एड यूज़ कर सकते हैं हीयरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। चार्ली की बात करते हैं तो एयर डिस्चार्ज होता है, या टिम्पैनिक परफोरेशन में एयर डिस्चार्ज होती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से, जो कि मिडल ईयर में होती है। अगर पेशेंट ओटाइटिस मीडिया में पेन से सफ़र कर रहा है तो अचानक वो ठीक हो जाएगा, ओके, और डिस्चार्ज निकलती है। डेल्टा की बात करते हैं, हियरिंग लॉस में भी वर्सन एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यस, कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, और इट इज़ इंडिकेशन ऑफ फॉर द हाई यूज़ ऑफ। अब ऑटोटॉक्सिटी जेंटामाइसिन की वजह से डॉक्यूमेंटेड होती है, ओके, तो लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए किसमें, टिम्पैनिक परफोरेशन में, क्योंकि जेंटामाइसिन भी काम ख़राब कर देती है। तो हमने 20 MCQ तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे।